तो अगर गल्फ में किसी भी प्रकार की जंग होती है तो इसका मतलब है महंगा फ्यूल। यूरोप में फ्यूल के दाम बढ़ने लगेंगे, इंडिया में बिजली महंगी हो जाएगी और अफ्रीका तक इंपोर्टेड माल का प्राइस और भी ज्यादा ऊपर चला जाएगा। जब भी मार्केट में हलचल होती है तब इनकी कमाई सबसे ज्यादा हो जाती है। हर क्राइसिस में कुछ लोग जीत रहे होते हैं। बूम से लेकर बाइट्स तक आज की जंग फुल स्टैक बिजनेस बन चुकी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सोचो एक पतला सा समुंदर का रास्ता इतना इंपॉर्टेंट कि अगर अगर कुछ दिन के लिए भी वो बंद हो गया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट। एक ऐसा बोटलनेक जहां से दुनिया का हर 5 में से 1 ऑयल का बैरल जो है वो गुजरता है। अब सोचो वहां अगर कोई मिसाइल गिरती है तो क्या हो जाएगा। आज के टाइम में ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन्स बढ़ी थी वो सिर्फ मिलिट्री अलर्ट नहीं ला रहे थे, बल्कि ऑयल मार्केट, ग्लोबल ट्रेड और टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन तक सब कुछ इन टेंशन्स ने हिलाने का काम किया था। जब न्यूज चैनल्स सिर्फ एयर स्ट्राइक्स और स्पीचेस दिखा रहे थे तब पीछे एक और जंग चल रही थी। एक ऐसी जंग जिसमें पैसा, पावर और पॉलिटिक्स तीनों का गेम शामिल है। तो असली सवाल यह है, इस पूरी सिचुएशन के अंदर दांव पर क्या लगा हुआ था। अगर जंग और भी ज्यादा बढ़ जाती तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी कौन से लोग हैं जो इस जंग के दौरान भी खूब सारा पैसा जो है वो कमा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। इन सारी कहानियों के सवाल ढूंढने की कोशिश करते हैं जो भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहे। तो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर मैं बात करूं तो ये जो स्ट्रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 21 मील चौड़ी है, लेकिन हर दिन दुनिया का 20% ऑयल जो है वो यहां से क्रॉस होता है और 25% एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, भी यहीं से गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ये, या फिर इस रास्ते को बंद करने की सिर्फ धमकी भी मिल गई, तो इसका असर ग्लोबल हो जाएगा। जैसे कि ऑयल के दाम जो है वो आसमान छूने लगेंगे, शिपिंग रूट्स जो है वो बिगड़ जाएंगे, इंश्योरेंस जो होता है मरीन इंश्योरेंस वो भी महंगा हो जाएगा और इसका रिपल इफेक्ट सब जगह दिखाई देगा। यूरोप में फ्यूल के दाम बढ़ने लगेंगे, इंडिया में बिजली महंगी हो जाएगी और अफ्रीका तक इंपोर्टेड माल का प्राइस और भी ज्यादा ऊपर चला जाएगा। ये सिर्फ एक रीजनल कंफ्लिक्ट नहीं है, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का प्रेशर पॉइंट है। और याद रखो, जब भी ऑयल का दाम बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खूब सारा, बहुत सारा पैसा जो है वो कमा रहा होता है। चलो इसको भी डिटेल में समझते हैं कि कैसे ऑयल के दाम जब बढ़ते हैं, जब ये सारा क्राइसिस क्रिएट होता है तो कैसे लोग जो है वो पैसे कमाने का काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो इस टेंशन से सीधा फायदा उठाते हैं। जैसे कि सऊदी अरेमको नाम की एक कंपनी है, यूएई की एडीएनओसी नाम की कंपनी है, कतर एनर्जी नाम की एक कंपनी है। इन तीनों कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होता है। जितना ज्यादा ऑयल का दाम होगा उतना ज्यादा पैसा, सिंपल मैथमेटिक्स है। फिर आते हैं अमेरिका के शेल ऑयल प्रोड्यूसर। जब दाम बढ़ता है तो ये लोग तुरंत प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और जल्दी से अपना ऑयल जो है वो बेचने लगते हैं। इन्हें ओपेक जैसे ऑयल प्रोडक्शन जो ग्रुप्स है, उन कार्टेल जैसे ग्रुप्स की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन असली गेम तो कमोडिटी ट्रेडर्स के हाथ में होता है, जैसे कि वाइटोल, ग्लेनकोर और ट्रिफागुरा नाम की जो कंपनी है। ये जो 3 कंपनी है, वाइटोल, ग्लेनकोर, ट्रेफागुरा, ये ऐसी कंपनी है जो खुद तो कोई भी ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती है, ये कोई ऑयल नहीं बनाती है, ना ही डायरेक्टली ये ऑयल के बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये सिर्फ मार्केट के अंदर हलचल जब आती है तब अपने आप को इन्वॉल्व करती है। ये एक जगह से ऑयल खरीदती है और दूसरी जगह लेकर जाने का काम करती है, बेचने का काम करती है। प्रोडक्शन से जुड़ी हुई ये कंपनी जो है वो नहीं है। जब भी मार्केट में हलचल होती है तब इनकी कमाई सबसे ज्यादा हो जाती है। इनके लिए केओस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इनका बिजनेस मॉडल है। एक पहले वॉर के टाइम, जब पहले भी इनके बीच में टेंशन बढ़ी थी, तब ग्लेनकोर ने एक ही दिन के अंदर $5 बिलियन जो थे वो कमा लिए थे। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। दूसरी कंट्रीज के बीच में टेंशन चल रही है, वहां पर बमबारी जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं, और ग्लेनकोर जैसी कंपनीज $5 बिलियन जो है वो एक दिन में कमा रही है। ना ऑयल फील्ड से, ना किसी टैंकर से, सिर्फ अपने कंप्यूटर के ऊपर मौजूद स्प्रेडशीट और उनकी सटीक टाइमिंग से ये पैसा कमाने का काम किया गया। और फिर दोस्तों, फिर आता है मरीन इंश्योरेंस का खेल। शायद आपने नाम सुना होगा, lloyds ऑफ लंदन नाम की एक कंपनी है। जब भी टैंकर्स को कोई रिस्क होता है तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने प्रीमियम बढ़ा देते हैं और शिपर्स के पास ऑप्शन ही नहीं होता है, उनको पैसा इन्हें देना ही पड़ता है। तो जब
दुनिया को सिर्फ वॉर और टेंशन दिखता है, ये लोग सिर्फ डॉलर साइंस देख रहे होते हैं, ये लोग सिर्फ पैसा कमा रहे होते हैं। और साथ में दोस्तों, अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। जब गल्फ में कंफ्लिक्ट होता है तो कंपनीज को तुरंत प्लान बी चाहिए होता है। बड़ी शिपिंग कंपनी जैसे कि मेर्स्क नाम की एक कंपनी है, कोस्को नाम की एक कंपनी है, अपने शिप्स के रूट बदल लेते हैं, रिस्क वाले समुद्र से दूर रहने की कोशिश की जाती है और नए नए रूट्स के ऊपर अपनी ट्रेड को चलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, नए रूट यानी कि लंबा रास्ता यानी कि ज्यादा तेल खर्च होगा यानी कि ये ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे। इससे नए विनर्स निकलकर सामने आते हैं, जैसे कि नए नए पोर्ट्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नए ऑयल डिपोज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि इंडिया के पोर्ट्स, मुंद्रा पोर्ट हो गया, जेएनपीटी पोर्ट हो गया, ये वल्नरेबल ऑप्शंस बन जाते हैं। ईस्ट अफ्रीका के पोर्ट जैसे कि मोम्बासा और डिजिबूटी ग्लोबल मैप के ऊपर स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। जब भी कहीं पर टेंशन होगी, दूसरे पोर्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उन पोर्ट्स के मुकाबले जो अभी टेंशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। इवन टर्की और ग्रीस के पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यूरोप अब बैकअप ट्रेड रूट्स ढूंढ रहा है अपनी ऑयल सप्लाई को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए। और पीछे से लॉजिस्टिकल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स और री रूटिंग कंसल्टेंसी कंपनी जो है उनकी डिमांड भी बूम पर चली जाती है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में डिसरप्शंस का मतलब सिर्फ डिले नहीं होता है, पावर का पूरा गेम ही सफल हो जाना होता है। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड नहीं रहती है, इसका असर उन इंडस्ट्रीज पर भी पड़ता है जो ऑयल के बाद आती है, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के अंदर जो कंपनीज इन्वॉल्व है। जैसे कि आपने शायद नाम सुना होगा, बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती हैं, जो ताइवान में, साउथ कोरिया में और चाइना में मौजूद हैं, इन सब कंपनीज को भी इस पूरे के पूरे केओस से, टेंशन से खूब सारा फायदा होता है। चाइना अपने जो चिप्स जो है वो अपने आप तो बनती नहीं है, ताइवान में, साउथ कोरिया में और इवन तो अब तो इंडिया में भी कुछ कंपनीज जो है वो चिप मेकिंग फैक्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं। इन सभी कंपनीज को स्टेबल एनर्जी सप्लाई चेन चाहिए होती है और वो एनर्जी गल्फ कंट्री से आती है। अगर एलजी जैसे शिपमेंट डिले हो जाएंगे तो प्रोडक्शन तो स्लो होगी ही होगी, और इसका मतलब यह भी है कि डिले हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के अंदर। लेकिन जैसे हमेशा होता है, हर क्राइसिस में कुछ लोग जीत रहे होते हैं, जैसे कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया के जो एलएनजी एक्सपोर्टर्स हैं उनकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। एनर्जी स्टोरेज कंपनीज जो तेल और गैस को स्टोर करके रखते हैं ताकि पीक प्राइस होने पर उनको बेच सके, वो जबरदस्त पैसे कमाने लगते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड स्टार्टअप अचानक से फंडिंग उनको मिलने लग जाती है, क्योंकि सरकारें एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए स्क्रैम्बल कर रही होती है। इवन बैटरीज कंपनीज तक को फायदा होता है। जब दुनिया में एनर्जी को एक वेपन की तरह यूज किया जाता है तो जो लोग यहां पर स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं तो वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज, जो ऐसी कंपनीज हैं, वो पैसा कमाने की कोशिश करती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे ऑब्वियस बिजनेस की, जो इस सारी की सारी टेंशन से जुड़ा हुआ है, वो है हथियारों का बिजनेस, यानी कि वेपन्स का बिजनेस। इजराइल की डिफेंस कंपनी जैसे कि एल्बिट सिस्टम, या फिर फ्रांस की कंपनी दसोल्ट जो राफेल के जहाज बनाती है, इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, या फिर अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, ये सभी की सभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो रेथियोन हो, जनरल डायनेमिक्स हो, बेस सिस्टम्स हो, इन सबको खूब फायदा होता है। क्यों? क्योंकि ये आर्म्स सप्लाई करती हैं, हथियार सप्लाई करती हैं। ड्रोन हो या मिसाइल या कोई डिफेंस सिस्टम ही क्यों ना हो, हर नए ऑर्डर का साथ इन कंपनीज की जो अर्निंग्स है वो बढ़ती हुई चली जाती है। और ये सिर्फ लोकल नहीं है, ये कंपनीज डजन्स ऑफ कंट्रीज, दर्जनों देशों को ये अपना जो माल है वो बेचती हैं, उनको एक्सपोर्ट करने का काम करती हैं। और जब इनका सिस्टम रियल वॉर में काम करता हुआ दिखाई देता है तो इनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर आती है अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री, जिसमें रेथियोन, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रुपमैन, बहुत सारी जो ग्रुपमैन है, बहुत सारी कंपनीज जो है वो जायंट्स जो है इसके अंदर शामिल हैं। ये अलाइज को वेपन सप्लाई करते हैं और खुद के स्टॉक को भी रिफिल करने के लिए हमेशा से रेडी रह जाते हैं। लेकिन आज की लड़ाई सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल्स तक तो सीमित नहीं है, आज की जंग जो है वो डिजिटल भी है। तो साइबर सिक्योरिटी फर्म्स की डिमांड भी आसमान छू रही होती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों, बैंक्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, डाटा सेंटर्स हो गए, इन सबको साइबर अटैक से बचाने के लिए अलर्ट हो जाते हैं। बूम से लेकर बाइट्स तक आज की जंग फुल स्टैक बिजनेस बन चुकी है। लेकिन असली इंपैक्ट सिर्फ वॉर जोन तक ही लिमिटेड नहीं होता। चलो
सभी की सभी बात अगर हम करें, इंडिया की बात अगर हम करें, इंडिया अपना 80% से ज्यादा ऑयल जो है वो गल्फ से इंपोर्ट करता है। तो अगर गल्फ में किसी भी प्रकार की जंग होती है तो इसका मतलब है महंगा फ्यूल, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन और इंपोर्ट इकोनॉमी पर जबरदस्त प्रेशर पड़ जाता है। लेकिन एक साइड इफेक्ट यह भी होता है कि इंडिया को रिन्यूएबल, लोकल रिफाइनरीज और नए एनर्जी सप्लाईज की तरफ जल्दी शिफ्ट करना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन और ज्यादा तेज हो जाती है और चाइना का गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो दोनों तरफ से फायदा उठाता है। ईरान से सस्ता ऑयल भी खरीदता है, गल्फ कंट्रीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट भी करता है और दुनिया के सामने पीस ब्रोकर बनने की एक्टिंग भी करता है। साथ ही अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को साइलेंटली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता रहता है। अफ्रीका जैसे देश जो है, अफ्रीका जैसा कॉन्टिनेंट जो है जहां पर खूब सारे देश हैं, वो भी सेकेंड हैंड शॉक के फील के अंदर आ जाते हैं। वहां पर भी इंपोर्ट महंगा हो जाता है, उनकी गुड्स जो है वो डिले हो जाती है, वहां भी महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन कुछ एक जो ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज अफ्रीका में मौजूद है, जैसे कि नाइजीरिया, अंगोला, उनको फायदा होता है अगर वो एक्स्ट्रा डिमांड को संभाल पाए तो चलो एक क्विक रिकैप अगर हम करें, एक मिसाइल अटैक अगर गल्फ में होता है, इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। जो यूरोप है वहां पर गैस के दाम बढ़ जाते हैं, ताइवान के अंदर जो चिप की प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाती है, अफ्रीका के पोर्ट्स के अंदर ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाता है। प्रॉफिट कौन कमाता है? ऑयल कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं, ट्रेडर पैसा कमाते हैं, डिफेंस फर्म्स पैसा कमाती हैं, शिपिंग कंपनीज पैसा कमाती हैं, साइबर सिक्योरिटी वेंडर्स पैसा कमाते हैं। लेकिन आम लोग क्या फेस करते हैं? ज्यादा खर्चा, अनसर्टेनिटी और न्यूज में सिर्फ डर भरी हेडलाइंस। लेकिन दोस्तों, ऐसी बहुत सारी खबरों के बावजूद भी हमने ये देखा कि दुनिया भर की इकोनॉमी सारे के सारे शौक को कुछ एक हद तक जो है वो सरवाइव कर गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जितनी बार जंग दोबारा शुरू होगी, जितनी बड़ी जंग होगी, उतनी ज्यादा डिसरप्शन जो है वो क्रिएट होंगी और कुछ कंपनीज उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगी। तो ये भी तो हो सकता है कि ये कंपनीज जानबूझकर ऐसी टेंशन जो है वो इस इलाके के अंदर डाले ताकि इन कंपनीज को फायदा हो सके। खैर, ये भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक है। बाकी आपको क्या लगता है कि इन कंपनीज का क्या योगदान हो सकता है किसी भी इलाके के अंदर डिसरप्शन क्रिएट करने में? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।